डियर स्टूडेंट्स और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स और जो भी पेरेंट्स और टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस मीटिंग के अंदर, आप सब लोगों का फैजी रहमान मैं सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस की तरफ से आप लोगों को वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर। एक बस छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने पेश करूंगा सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस का। इसके बाद हम लोग जो है प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस यानी कि सीटैग ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का एक विजन 2026 के अंडर एक करियर गाइडेंस का इदारा है। और हम लोग जो है क्लास 10 से लेके क्लास 9 से लेके जो भी स्टूडेंट्स हैं, 11वीं के हों, 12वीं के हों या फिर ग्रेजुएशन के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, अप टू पीएचडी लेवल, उनको करियर के अंदर जो भी सपोर्ट चाहिए होता है या गाइडेंस चाहिए होती है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि आर्ट्स के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो उनके लिए सूटेबल होंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों से ले सकते हैं। तो आज हम लोगों की जो मीटिंग है, जो सेशन है, वो ऑल इंडिया कोटा एडमिशंस के ऊपर है और ये इन कोर्सेज के लिए है जो स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे हैं। BAMS, BUMS, BHMS और BSMS जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी यानी AACCC कराती है। तो इस प्रोग्राम के लिए जो रिसोर्स पर्सन हैं वो हमारे मिस्टर नजमुद्दीन शेख साहब हैं। इनका काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस रहा है, इसमें मोर देन 20 इयर्स का करियर काउंसलिंग का इनका एक्सपीरियंस है। तो इसी के साथ साथ इस छोटे से एक इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा नजम साहब से कि नजम साहब जो हैं वो हमारे बीच आए और आके सेशन का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पोस्टर में देखा होगा कि 4 कोर्सेस हैं जिनका एडमिशन जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक, ये 4 कोर्सेस को गवर्न करने वाली, पॉलिसी डिज़ाइन करने वाली, कंट्रोल करने वाली जो मिनिस्ट्री है, हम उसको आयुष मंत्रालय कहते हैं। आयुष मंत्रालय ने एक ऑटोनोमस बॉडी एडमिशन के प्रोसेस के लिए डिज़ाइन की है। उसका शॉर्ट फॉर्म हम AACCC के नाम से जानते हैं, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये कमेटी भारत के मुख्तलिफ डिफरेंट बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये 4 कोर्सेस के एडमिशन का नोटिफिकेशन परसों के दिन शाम में दिया है और आज से उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप जानते हैं कि नीट जो एग्जाम है वो नीट एग्जाम नेशनल लेवल पर ये 6 कोर्सेस के लिए कंपलसरी है, ऑल इंडिया लेवल पर। पहले MBBS BDS, उसके बाद ये 4 कोर्सेस। जिस बच्चे ने कोई भी ख्वाहिश है, इच्छा है इन 6 कोर्सेस में एडमिशन लेने की, उसके लिए कंपलसरी है, मस्ट है कि वो नीट एग्जाम अपीयर हो जाए। विदाउट नीट वो इन 6 कोर्सेस को ऑल इंडिया लेवल पर एडमिशन ले नहीं सकता। ये एक समझे कि बाइंडिंग है, आप देखते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर। अब नोटिफिकेशन जो आया है आयुष मंत्रालय की तरफ से और AACCC कमेटी जिस एडमिशन प्रोसेस को लॉन्च किए हुए है, जिसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज 29 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, तो हम पहले देखेंगे कि ये कोर्सेस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे जहनों में, हमारे सोच में इन कोर्सेस से रिलेटेड कुछ ख्यालात, और फिर हम एडमिशन प्रोसेस पर डायरेक्टली आ जाएंगे। हम अपने स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने नीट में जितनी मेहनत हो सकती थी वो मेहनत आपने की है। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसी ने 2 अटेम्प्ट किया है, किसी ने 3 अटेम्प्ट किया है, किसी बच्चे के 4 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये चाहती है कि उसका एडमिशन या उसकी इच्छा MBBS को एडमिशन लेने की है या एटलीस्ट BDS को उसका एडमिशन हो जाए, और 2-3 अटेम्प्ट के और कोशिशों के बाद नहीं लगता है तो बच्चे हमारे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हैं
और उसके बाद ये अदर कोर्सेस का डिसीजन लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी पहले कि जो आपने मेहनत की थी वो मेहनत अपनी जगह है, लेकिन जो निर्णय, जो डिसीजन आपका हो रहा है अभी, वो फ्रस्ट्रेशन के साथ ना हो, मायूसी के साथ ना हो, इन्फीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स के साथ ना हो कि मेरे फ्रेंड्स एमबीबीएस को और बीडीएस को जा रहे हैं और मैं इन कोर्सेस के कॉलेजेस में प्रवेश की कोशिश कर रहा हूं। ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये कोर्सेस थोड़ा सा उससे लो कैटेगरी के हैं। मेरी एक विनंती और रिक्वेस्ट आप सबसे ये होगी पहले कि आप अपने दिमागों से किसी कोर्स को बहुत ज्यादा ऊंचा समझने का और किसी को डिग्रेड करने का एक पैमाना खत्म कर दें। नॉलेज है, इल्म है, स्किल है, वो सब एक जैसे होते हैं। आपको इंसानों की सेवा करनी है तो इंसानों की सेवा और उसकी खिदमत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को अक्ल दिया और उसने कई तरीके और पैथीज को इजाद किया, उसको सर्च किया, और इंसानों की कोशिशों के और उसके प्रयत्न और उसके रिसर्च की वजह से ही डिफरेंट पैथीज वजूद में आई, एग्जिस्टेंस में आई, और वो पैथी का बरसों से इस्तेमाल हो रहा है। हम जिस एलोपैथी को लेकर बहुत ज्यादा जो है और ओवर इंथुजियास्टिक होते हैं, आप देखिए कि ये जो पैथीज जिसका जिक्र हम आज के कोर्सेस में करने वाले हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये सदियों पुरानी पैथीज है। और भारत में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा, ये तो यही बहुत बस सदियों से पनपे हैं। आयुर्वेदिक तो यहाँ की उपज है, सिद्धा यहाँ की उपज है, यूनानी मेडिसिन यूनान से आया, लेकिन यहाँ सदियों से वो डेवलप हुआ और अभी आज भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पहली रिक्वेस्ट ये होगी कि आप के लिए ये इंसानों की खिदमत का पुल है, ब्रिज है, सोर्स है, उसको सोर्स ही रहने दें, उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, नंबर 1। नंबर 2, आमतौर पर कोर्सेस में एडमिशन से रिलेटेड एक इच्छा, ख्वाहिश जानने की ये होती कि क्या इन कोर्सेस के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होंगी कि हर स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज है गवर्नमेंट्स की। स्टेट गवर्नमेंट बीएमएस को और यूनानी को अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड करती है। जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, तो महाराष्ट्र में टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदिक के स्टूडेंट्स का भी और यूनानी के स्टूडेंट्स का भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं होता। कुछ लिमिटेड सीट्स के हद तक वो रिक्रूटमेंट होता है। सिद्धा चूंकि ऐसी पैथी है जो सिर्फ तमिलनाडु में चलती है और तमिलनाडु में उसके सिर्फ 2 कॉलेजेस है। सिद्धा का चलन पूरे भारत में नहीं है। होम्योपैथी का जहां तक ताल्लुक है, होम्योपैथी के लिए भी गवर्नमेंट जॉब बहुत से स्टेट्स में है, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर बीएचएमएस के स्टूडेंट्स को भी, वहां के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को उनके स्टेट में गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड किया जाता है। ये एक चीज क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज ये होती है जनरली स्टूडेंट्स के जहन में कि प्रैक्टिकली वो हर डॉक्टर को देखते हैं मैदान में प्रैक्टिस करते हुए, कि चाहे वो होम्योपैथिक का ग्रेजुएट हो या आयुर्वेदिक का हो, यूनानी का ग्रेजुएट्स हो, बाहर आने के बाद उनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम एलोपैथी में चलती है। तो क्या एलोपैथी की प्रैक्टिस लीगली उनके लिए अलाउड है या नहीं है? अगर अलाउड नहीं है तो क्या लिमिटेशंस आएंगे, वगैरह वगैरह क्वेश्चंस उनके जहन में होते हैं। तो जहां तक आयुर्वेदिक और यूनानी का ताल्लुक है, तो उनके कोर्स के सिलेबस में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट शामिल है, और महाराष्ट्र में तो उसके प्रोस्पेक्टस ही पर लिखा होता है कि आयुर्वेदिक एंड यूनानी स्टूडेंट्स आर अलाउड टू डू एलोपैथी प्रैक्टिस टू सम एक्सटेंट। और टू सम एक्सटेंट कौन गिनता है, कौन सी बॉडी आके गवर्नमेंट की चेक करती है, हम आप सब जानते हैं। होम्योपैथी को लीगली
बहुत से स्टेट में एलोपैथी की प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। मैं महाराष्ट्र की एग्जांपल दूंगा आपको। महाराष्ट्र में कई दिनों तक महाराष्ट्र के बीएचएमएस के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था। उनका एक डिमांड ये पूरा किया गया कि बीएचएमएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल्स में उनके लिए 1 साल का फार्माकोलॉजी कोर्स होगा। जो बच्चे बीएचएमएस का वो कोर्स कंप्लीट करेंगे उनको रूरल एरियाज में, देहातों में, ग्रामीण विभाग में एलोपैथी की प्रैक्टिस अलाउड की जाएगी। अब यह है कानून, रूल्स और रेगुलेशंस। अब वो कितना इंप्लीमेंट होते हैं, कितने डॉक्टर्स पे कार्रवाई होती है, कितना बारीकी से उसका इंप्लीमेंट किया जाता है, आप हम सब इस परिस्थिति से, सिचुएशन से वाकिफ हैं। तो मैंने कुछ बेसिक चीजें आपके सामने रखी हैं कोर्स को लेकर। अब आइए, ऑल इंडिया लेवल पर जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है EEEC की जानिब से, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज स्टार्ट हो गया है। तो हम पहले देखेंगे ये 4 जो टाइप्स के कोर्सेस का एडमिशन है, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और सिद्धा। ये 4 कोर्सेस के किस टाइप्स के कॉलेजेस में एडमिशन रहेगा। तो हम पहले देखेंगे कि पूरे भारत में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज जो कॉलेजेस रन करती है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट रन कॉलेजेस कहते हैं, उसके 15% कोटा रहेगा उसमें। और वो कौन से कॉलेजेस? स्टेट के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट अनएडेड या प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस 15% कोटे में शामिल नहीं होंगे। ऑल स्टेट गवर्नमेंट रन और एडेड जो राज्य सरकारें जिन कॉलेजेस को चलाती है या जिनको चलाने के लिए फाइनेंशियल आर्थिक मदद करती है, उसको हम एडेड कहते हैं। उन एडेड कॉलेजेस में एडमिशन, चाहे वो आयुर्वेदिक के हो, यूनानी के हो, होम्योपैथिक के हो, सिद्धा के हो, ये चारों टाइप्स के कॉलेजेस की पहली जो 15% कोटा है, वो भारत भर के स्टेट गवर्नमेंट रन कॉलेजेस के 15% कोटे का एडमिशन होगा। दूसरा होगा 100% BAMS के एडमिशन होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक कॉलेज में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी MBBS कॉलेज में रन करता है और BAMS आयुर्वेदिक कॉलेज में रन करता है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसके 100% सीट ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स के लिए खुले होंगे, उसके 15% नहीं बल्कि 100% सीट्स। उसके बाद आप देखते हैं कि जामनगर गुजरात में नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके 100% सीट, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। ये जामनगर गुजरात में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट्स का स्टेटस मिला है। इसके 100% सीट का एडमिशन होगा BAMS के लिए। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, इसके 100% सीट का एडमिशन होगा इस राउंड के थ्रू। उसके बाद BHMS के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, कोलकाता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, होम्योपैथी के 100% सीट का एडमिशन इस राउंड के थ्रू होगा। उसके बाद 100% जो एडमिशन होगा BAMS, BUMS, BSMS, BHMS में, वो होगा सीट्स ऑफ ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज होते हैं प्राइवेट सोसाइटीज के ऐसे विद्यापीठ जिसको UGC ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है, और ये सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज का एडमिशन प्रोसेस भी इसी राउंड के थ्रू होता है। ये हेवी पेमेंट पर चलने वाले कॉलेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल भारतीय विद्यापीठ है महाराष्ट्र का, DY पाटिल है महाराष्ट्र में। तो इस तरह के डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी के 100% सीट्स का एडमिशन इस राउंड के थ्रू होगा। उसके अलावा आप देखते हैं कि 50% सीट्स है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BAMS कॉलेज। जैसा इससे पहले लेक्चर में आपने सुना था कि AMU अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक MBBS कॉलेज भी है, उसके 50% सीट ऑल इंडिया लेवल पर जिस तरह से होते हैं, उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थ्रू चलने वाला जो यूनानी मेडिकल कॉलेज है, उसके 50% सीट का एडमिशन AA SSS के थ्रू होगा, और 50% सीट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो 11-12 पास करता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थ्रू चलाए जाने वाले जूनियर कॉलेजेस से, उनको 50% सीट्स रहेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथिक शिलोंग में है, मेघालय के 2 कॉलेजेस हैं, इसके BAMS और BHMS के 50% सीट्स के एडमिशन AA SSS के थ्रू होगा। तो इस तरह से आपको मैं टोटल बता सकता हूं कि कितने इंस्टीट्यूट हो गए। 15% कोटा प्लस सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ऐसे 4 टाइप के कॉलेजेस हैं। टोटल जो कॉलेजेस होते हैं ये 153 कॉलेजेस होते हैं जो AA SSS के एडमिशन प्रोसेस में शामिल है। इसमें BAMS के 88 कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया लेवल पर, BHMS के 48 कॉलेजेस हैं, BUMS के 15 कॉलेजेस हैं, और BSMS सिद्धा के सिर्फ 2 कॉलेजेस है पूरे भारत में, वो तमिलनाडु में है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ये। और इसका एडमिशन नीट और AA SSS के थ्रू होगा। इस तरह से 153 कॉलेजेस के राउंड अबाउट 2500 से लेकर 3000 सीट्स का ये एडमिशन प्रोसेस है। हमारे वो तमाम बच्चे, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था और जिनको ऐसा लग रहा है कि जिनका BAMS, MBBS और BDS को शायद गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होगा, या फिर गवर्नमेंट से हटकर प्राइवेट MBBS को भी एडमिशन पॉसिबल नहीं है, और MBBS के NRI कोटा या डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत महंगे होते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनका स्कोर 250 है, 300 है, 350 है, 400 है। तो ऐसे बहुत से बच्चों के लिए जहां अपने अपने स्टेट में ये 4 कोर्सेज के एडमिशन का चांस होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इतना बड़ा सेंट्रल जो पूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, इसको भी अवेल कराएं, ये चांस मिस न करें, इस चांस को भी अवेल करें। आइए अब हम देखेंगे कि ये जो 153 कॉलेजेस है 4 कोर्सेज के, इसमें एडमिशन का जो राउंड शुरू हो गया है वो AA SSS के थ्रू है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू। तो इसका एडमिशन प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, और इसमें कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहले हम उसको देखेंगे। तो उसमें पहली कंडीशन है जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यह है कि नीट का एग्जाम दिया था और नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो जिसने एग्जाम भी अपीयर किया था 2021 में, सितंबर 12 को जो एग्जाम हुआ था वो, और जो क्वालिफाई हो चुका है। अब क्वालिफाइंग कट ऑफ हर साल का अलग है। इस साल ओपन कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो है 138। जिसको 138 मार्क्स स्कोर है नीट में, ही इज एलिजिबल टू अपीयर और अप्लाई फॉर दीज 4 कोर्सेस। वो इस राउंड में शामिल हो सकता है, वो क्वालिफाई है। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, SC ST OBC, उन स्टूडेंट का कट ऑफ है 108, 108 स्कोर जिसका है, वो पार्टिसिपेट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एडमिशन हो जाएगा या नंबर लग जाएगा। 108 रिजर्व कैटेगरी वाले और 138 ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट इस राउंड में शरीक हो सकते हैं, पार्टिसिपेट हो सकते हैं। एडमिशन होने का या नंबर लगने का मामला उनके अपने मेरिट के बेसिस पे होगा, उनके अपने रैंक के बेसिस पे होगा। उसको तो हम भी अभी नहीं कर सकते कि आपका नंबर लग जाएगा ये स्कोर वालों का, तो आपकी एलिजिबिलिटी होगी। दूसरा ये कि एक कंडीशन है कि एज की, जिसके एज के 17 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ही इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। इसका भी आप ख्याल रखें। तो ये हो गई एडमिशंस के लिए आपकी कंडीशंस। 2 कंडीशंस और हैं कुछ कोर्सेस को लेकर
जैसा सिद्धा कोर्सेज को एडमिशन के लिए उनका 10th तक के तमिल सब्जेक्ट स्टडी, 10th के इक्विवेलेंट बोर्ड का पेपर क्वालिफाई किया चाहिए तमिल लैंग्वेज का, तो वो एलिजिबल होगा पार्टिसिपेशन के लिए सिद्धा कोर्सेज के। जहां तक यूनानी BUMS का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि इस राउंड में BUMS के तकरीबन 15 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मिला के। तो इन 15 कॉलेजेस में जिन बच्चों को यूनानी के एडमिशन लेना है, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जहां वो नीट अपीयर हो, नीट क्वालिफाई हो, 17 इयर्स एज कंप्लीट करते हो, वहीं एक एडिशनल कंडीशन ये है कि यूनानी के एडमिशन के इच्छुक एस्पिरेंट्स को 10th में उनका सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, वन ऑफ द सब्जेक्ट, पूरा मीडियम नहीं, उनका वन ऑफ द मीडियम कुछ हो सकता है, इंग्लिश मीडियम हो सकता है, उर्दू मीडियम हो सकता है, मराठी मीडियम हो सकता है, तमिल तेलुगु मीडियम हो सकता है, हिंदी मीडियम हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो, लेकिन उनका अप टू 10th एक सब्जेक्ट उनका उर्दू हो, अगर उर्दू नहीं हो तो अरबी हो या फारसी हो, मतलब अरबी, उर्दू, फारसी, ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट उनका 10th तक बोर्ड पास किया हुआ हो। अगर 10th में ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन 10th के इक्विवेलेंट पेपर उन्होंने बोर्ड से क्वालिफाई किया है, बहुत से बोर्ड्स में एक्सटर्नली अपीयर होके एक सब्जेक्ट जो उनका नहीं था उसको क्वालिफाई करने का मौका होता है। महाराष्ट्र स्टेट में उसको फॉर्म नंबर 17 कहते हैं। तो अलग से बैठ के बच्चे पास हो सकते हैं उर्दू का, फारसी का, अरबी पेपर। जिसने ऐसा एक्सटर्नली अपीयर होकर पास किया है वो यूनानी के एडमिशन प्रोसेस में शामिल हो सकता है। दिस वन ऑफ द कंडीशन फॉर BUMS कोर्स। अब ये आपका सवाल होगा कि कितने परसेंटेज वालों ने इसमें कम से कम पार्टिसिपेट होके आजमाना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये होगा कि BHMS को वैसे भी हर स्टेट में लोएस्ट कट ऑफ जाता है, तो ऐसे बच्चे जिनको अपने अपने स्टेट में कोई चांस नहीं लग रहा उनके स्कोर पे एडमिशन का, इवन BHMS को भी, ओके, या उनको ऐसा लगता है कि उनको BAMS को एडमिशन लेना है, तो BAMS को एडमिशन स्टेट में मिल सकता है उनको, लेकिन एक रास्ता सेंट्रल, इस रास्ते से भी स्टेट में आने का मौका हो सकता है, तो उसको गंवाए नहीं। तो जितने क्वालिफाई स्टूडेंट होंगे वो सब इसमें अपीयर होके अपने आप को आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। आपके लिए एक अच्छा मौका मिला है, उस मौके का आप भरपूर फायदा उठाइए। और इस राउंड में अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पर एडमिशन मिलता है अपने अपने स्टेट के कॉलेजेस में भी, तो फीस के लिए जो फैसिलिटीज अपने स्टेट ने आपको दी है उसका भरपूर फायदा आपको मिल सकता है। उसमें कोई फर्क नहीं होगा कि आप ऑल इंडिया लेवल से आए हैं तो ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी। तो एक चांस आपको अच्छा है। आइए हम देखेंगे शेड्यूल के तहत कि इस राउंड में क्या क्या होगा, उसके लॉज एंड रूल्स क्या हैं। तो आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए बैठेंगे, पहला अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद सेकंड स्टेज होगा, आपको फीस पेड करनी है ऑनलाइन। आपके क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कितना करना है? रजिस्ट्रेशन की फीस जनरल कैटेगरी के और OBC EWS स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज है, और जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 500 रुपीज है। तो ये नॉन रिफंडेबल फीस है रजिस्ट्रेशन के, ये आपको वापस मिलने वाली नहीं है। उसके अलावा इन 4 कोर्सेज के एडमिशन को जो शामिल हो रहा है आप रजिस्ट्रेशन करके, आपको 10,000 रुपीज आपको डिपॉजिट भी करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये, और ये रिफंडेबल है। 4 राउंड है इस एडमिशन प्रोसेस के, 4 राउंड में भी आपका नंबर नहीं लगता है अगर, तो आपको 10,000 रुपीज रिफंडेबल है आपके अकाउंट में, जिससे आपने अभी पैसा वहां भरा है वो सेम अकाउंट में आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो रिफंड किए जाएंगे, वापस किए जाएंगे। तो आपका खर्च जो आ सकता है वो सिर्फ 1000 रुपये है। 10,000 तो आपके रिफंडेबल है, अगर एडमिशन नहीं हो रहा तो वापस मिल रहे हैं, और एडमिशन होता भी है तब भी आपके अकाउंट में वापस आते हैं, या फीस में आप
उसको वापस लेके जमा कर सकते हैं। तो ये दो चांसेस बहरहाल आपको है। अब आपने दो काम कर लिए, पहला काम रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद 1000 रुपीज और 10,000 रुपीज डिपॉजिट आपने भर दिया। तो तीसरा काम आपको यह करना है साथ साथ कि आपको चॉइस फिलिंग है। देखिए सेंटर के राउंड में रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग पैरेलल चलता है। आप देखिए कि मेरे हाथ में जो प्रोस्पेक्टस है ये इंफॉर्मेशन ब्रूचर होता है इस तरह से, ये 49 पेजेस का है। आप हजारों पेजेस की स्टडी करते हैं नीट के लिए, लेकिन ये 49 पेजेस पढ़ना आपके लिए मुश्किल जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी हर बच्चे से, इतनी आसान लैंग्वेज इसमें है और इस राउंड का ये जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन किया हुआ है। आप अगर पहले पेजेस से आखिरी पेजेस तक इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी आइडियाज क्लियर हो जाएंगी। प्लस इसमें एडिशनल प्रोस्पेक्टस में आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस 51 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो अलग अलग एंगल से एडमिशन प्रोसेस में, फीस के रिलेटेड, चॉइस सिलेक्शन से रिलेटेड, राउंड से रिलेटेड, राउंड में ज्वाइनिंग से रिलेटेड, अलग अलग बहुत यूनिक क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। 51 क्वेश्चंस है। और प्लस आप देखते हैं कि मैंने जैसे कहा आपको कि इस राउंड में ऑल इंडिया लेवल पर 150 के आपसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप AA8CC.gov.in इस वेबसाइट से आप पहली फुर्सत में ये जो 49 पेजेस का इंफॉर्मेशन ब्रोचर है, ये इंफॉर्मेशन ब्रोचर प्रिंट आउट लीजिए, इसको तफसील से पढ़िए, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन है। मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। उसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट है वो भी इसमें मेंशन की है, पेज नंबर 45 से लेकर 49 तक, कि भारत के कौन कौन से BAMS, BAMS, BHMS और यूनानी कॉलेजेस इस राउंड में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मिलेगी। आइए हम कोशिश करते हैं इस बात को समझने की कि राउंड कैसे होने वाले हैं और उसमें आपको क्या क्या करना है। तो पहला राउंड जो एडमिशन का स्टार्ट हो चुका है, उस पहले राउंड में आपको मैंने कहा कि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और आज से ही रजिस्ट्रेशन की फीस 1000 रुपीज, रिजर्व कैटेगरी के 500 रुपीज और डिपॉजिट आपको 10,000 रुपीज पेड करनी है। जिन बच्चों को डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना है, सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना है, उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन की फीस 5,000 रुपये होगी और डिपॉजिट 50,000 रुपये होगा। उनको यही फीस होगी, अलग से उनको 1,000 और 10,000 भरने की जरूरत नहीं होगी। जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन के 5 और डिपॉजिट 50 भर के पूरे ऑप्शंस डाल सकते हैं, गवर्नमेंट एडेड और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को अवेल कर सकते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो आपने आज रजिस्ट्रेशन शुरू किया है और ये रजिस्ट्रेशन का सिलसिला 2 फरवरी के 3 बजे तक चलेगा और 2 फरवरी के 6 बजे तक आपको पेमेंट पेड करने का चांस होगा और आपको 2 फरवरी के रात में 11:55 तक आपको प्रेफरेंसेस भरने का मौका होगा, ऑप्शंस भरना है। तो आपको पहला काम मैंने कह रहा हूं कि अभी सुबह होते ही आप पहला काम ये कीजिए कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप प्रिंट लीजिएगा और उसके बाद आपको जो प्रेफरेंसेस डालने हैं, तो पेज नंबर 45 से 49 तक जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, पार्टिसिपेटिंग लिस्ट कॉलेजेस की, तो वो लिस्ट में से आप कौन कौन से चॉइसेस डालना चाहते हैं, BAMS के है ना, और होम्योपैथिक के, और अगर एलिजिबल है आप यूनानी के, तो यूनानी के कौन से चॉइसेस डालना चाहते हैं, वो चॉइस पहले लिस्ट बना लें और लिस्ट बना के फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आप बैठ जाएं कल से। तो आपके सारे काम एक साथ हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट ऑफ फीस होगा और चॉइस फिलिंग होगा। तो ये तीनों काम एक ही सिटिंग में आपके हो सकते हैं। इसलिए पहला होमवर्क, आप 153 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको कितने चॉइसेस डालना है, तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 153 आप डाल सकते हैं, आपको यह मौका मिलेगा।
उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप 10 चॉइसेस डालें या 20 डालें या 100 डालें। 150 पूरे के पूरे चॉइसेस अगर आप एलिजिबल हैं सबके लिए तो आप सब ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। ये एक मौका होगा आपको। तो पहले राउंड का जो प्रोसेस चल रहा है 29 आज से 2 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट ऑफ फीस प्लस चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग पे लॉक करना है आपको 2 फरवरी के रात में 11:55 तक। चॉइस आप जो सेलेक्ट करेंगे और चॉइस फिल करेंगे उसको लॉक करने की उजलत मत कीजिए, जल्दी मत मचाइएगा। पूरा सोच समझ के घर में मशवरा करके जानने वालों से पूछकर आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा। एक बार लॉक कर दिया आपने चॉइस को, उसके बाद फिर चेंज के चांसेस वहां नहीं होते हैं, इसलिए कॉशियसली आपको यह काम करना है। आपको लॉक करने का चांस 2 फेब के रात में 11:55 तक होगा, उसने जल्दी मत कीजिए आप। अब जिन बच्चों ने पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट भी किया, उसके बाद चॉइस फिलिंग की है, उसके बाद आप देखते हैं गवर्नमेंट अलॉटमेंट का प्रोसेस अडॉप्ट को, ये इंटरनल उनका ऑफिशियल काम होगा 3 और 4 फरवरी को, लेकिन रिजल्ट जो हमारे लिए होगा वो रिजल्ट 5 फेब को होगा। 5th ऑफ फरवरी को पहले राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आपका सिलेक्शन कहां हुआ है। तो जहां आपका सिलेक्शन हुआ है आपको ज्वाइनिंग की डेट वहां दी है, तो ज्वाइनिंग होगी आपकी 7 फेब से लेकर 14th ऑफ फेब तक। 14 फरवरी से 7 फरवरी से 14 फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग की डेट है। 8 दिन का टाइम आपको मिल रहा है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से ज्वाइनिंग तक। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो एक अच्छी बात सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस में, चाहे वो एमसीसी का राउंड हो या AA-CCC का राउंड हो, इसमें रजिस्ट्रेशन में किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे नहीं गए हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कब लगेंगे आपको? आपका 5 फेब को जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और 7 फेब से लेकर 14 फेब तक आपको जब ज्वाइनिंग के लिए जाना है, तो ज्वाइनिंग को जाते वक्त में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है साथ में, उसकी एक लिस्ट इंफॉर्मेशन ब्रोशर के पेज नंबर 21 पर आपको दी गई है कि what documents are required at the time of joining or reporting in allotted colleges। वो कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं? आयुर्वेदिक के, सिद्धा के, यूनानी के, होम्योपैथिक के कॉलेजेस। इसमें से किसी कॉलेजेस में आपको आप ज्वाइनिंग को जाना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाना है? नंबर 1 आपका नीट का हॉल टिकट, नीट एग्जाम जो दिया था अपना, उसका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड भी कहते हैं उसको, एडमिट कार्ड। नंबर 2 नीट का रैंक कार्ड आपका, या जिसको हम मार्क्स मेमो कहते हैं, जो एनटीए ने इशू किया है, वो मार्क्स मेमो चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो जनरली 10th का सर्टिफिकेट वैलिड समझा जाता है, वो होगा। नंबर 4 फिर 10th का अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कमीशन का है, कारपोरेशन का है, या ग्राम पंचायत का है, या आपके टीसी पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो वो भी वैलिड समझा जाता है। चौथे नंबर पर फिर 10th का सर्टिफिकेट है आपका। 5वें पर 12th का सर्टिफिकेट है। छठा है आपका 12th का मार्क्स मेमो। उसके बाद 7वां डॉक्यूमेंट है आपका 8 पासपोर्ट साइज फोटोज है, जो एनटीए के नीट के फॉर्म पे आपने जो पेस्ट किए थे, सेम वही फोटोज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है नंबर 10। और 11वें पे है कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, मतलब जो रिक्वायर्ड है, जिस कैटेगरी के होंगे आप, वो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी है तो वो सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी है तो उसका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ले जाना पड़ेंगे। एक इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ ये रख दूं कि आप अलग अलग स्टेट में रहते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिशन के प्रोसेस में आपके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं
पर्टिकुलरली ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, इनकम सर्टिफिकेट आपका, तो ये या तो इंग्लिश में हो या तो हिंदी में हो, दोनों लैंग्वेजेस में हो, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में हो। इसलिए आयुष के प्रोस्पेक्टस में कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस के प्रोफार्मे दिए हैं, वो प्रोफार्मे में आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा का एडमिशन कर्नाटक में होता है या उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र के, और वो मराठी में अपना सर्टिफिकेट ले जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड नहीं समझा जाएगा, उसको इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसफर करके या ट्रांसलेट करके उसको ले जाना पड़ेगा। उसका प्रोफार्मा आपके प्रोस्पेक्टस में दिया है, उसमें ट्रांसफर करके कंसर्निंग डिपार्टमेंट के सिग्नेचर के साथ उसको आप ले जाएं। आपको ये समय है, कब तक के टाइम है आपको? आज से लेके 14 फरवरी तक टाइम है आपको, मतलब 14 आखिरी डेट है ज्वाइनिंग की। तो ये पकड़ के चलिए 13 तारीख तक आपको टाइम है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने कंप्लीट करके निकाल के रखिए। तो ये पहला राउंड आपका होगा इस तरह से। उसकी डेट शुरुआत हो चुकी 29 आज से, तो वो खत्म होगा 14 फरवरी को। तो 29 जनवरी से 14 फरवरी तक ये पहले राउंड की एक्टिविटीज चल रही है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये सारे काम आपने देख लिए। रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पे करना है, चॉइस फिलिंग करना है, 5 फेब को रिजल्ट देखना है, जिसका रिजल्ट में सीट अलॉट हो चुकी है उसको 7 फेब से 14 फेब तक जाके ज्वाइन करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और कॉलेज की कंसर्निंग फीस के साथ अपना एडमिशन कंफर्म करना है। अब ये हो गया पहला राउंड। अब पहले राउंड में की डेट खत्म होने के बाद दूसरा राउंड का शेड्यूल शुरू होगा 18 फरवरी को, सेकंड राउंड शुरू होगा। और सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन फीस सेम प्रोसेस पूरा ये चलेगा 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलेगा। आप देखिए सेकंड राउंड, तो सेकंड राउंड में कौन बच्चे शरीक हो सकते हैं, कौन एलिजिबल हो सकते हैं। अब स्टेट के राउंड से हटकर सेंटर के राउंड में बहुत सी आसानियां हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप सेकंड राउंड में फिर शामिल हो सकते हैं। पहले राउंड में जो कॉलेज मिला आपको, वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चाह रहे कि नहीं जरा सेकंड राउंड में देखेंगे अपने पसंद का कॉलेज मिलता है क्या, तो पहले राउंड में अलॉटमेंट के बाद बगैर ज्वाइनिंग के आप उसको एग्जिट फ्री कहते हैं। एग्जिट फ्री का मतलब है कि कॉलेज को ज्वाइन हुए बगैर आप सेकंड राउंड में शामिल हो सकते हैं। तीसरा ये कि आपने ज्वाइन कर लिया 7 से 14 फरवरी के बीच, और ज्वाइनिंग के बाद आपको ख्याल आया कि ये तो सीट हमको सेव करनी है, जो मिला है अब उसको सेव करना है, लेकिन ये भी कोशिश करनी है कि अगले राउंड में इससे अच्छा मिल सकता है क्या। तो जिन बच्चों ने विदाउट ज्वाइनिंग सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट किया है, तो पहले राउंड मिले हुआ कोर्स उनका चला गया, दूसरे राउंड में जो मिला उनकी किस्मत होगी। लेकिन तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जिनको पहले राउंड में जो कॉलेज और जो सीट अलॉट हुई है वो ये चाहते हैं कि इसको तो सेव कर लें, लेकिन सेकंड राउंड में इससे अच्छा मिल सकता है कि उसकी कोशिश करें तो उसका मौका होगा, लेकिन उसको वहां कंसेंट देना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन के समय पर कि वो सेकंड राउंड में इच्छुक है, ख्वाहिशमंद है पार्टिसिपेशन का। तो ये कंसेंट के साथ उसको काम करना पड़ेगा। अगर वो कंसेंट नहीं देता है तो फिर उसको राउंड में शरीक होने का इख्तियार नहीं होगा। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो सेकंड राउंड में शरीक हो सकते हैं। तो सेकंड राउंड में फिर आपको जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट ऑलरेडी पेड किया है उनको पेमेंट की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना पड़ेगा फिर सेकंड राउंड में, उनको सिर्फ प्रेफरेंस फॉर्म भरना पड़ेगा, और प्रेफरेंस फॉर्म भी AACCC.go.in के वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स आएगा हर राउंड से पहले। पहले राउंड में पूरे 153 कॉलेज का मैदान खाली था आपको, अब वो सीट रहेंगे आपके
जो बच्चे ने ज्वाइन नहीं किए, एडमिशन नहीं लिया है या कैंसिल किया है एडमिशन, ऐसे किन किन कॉलेज में कितने सीट बचे हैं उसके डिटेल्स वेबसाइट पे आएंगे। जहां सीट है वहीं आप चॉइस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरे राउंड में कुछ बच्चों की, कर्नाटक के या खुद महाराष्ट्र के बच्चों की ख्वाहिश ये होगी कि किसी महाराष्ट्र के बच्चे को पहले राउंड में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद मिला, या गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उत्तर प्रदेश का कोई शहर मिला, और वो बच्चा महाराष्ट्र का है, और वो चाह रहा कि सेकंड राउंड में उसको महाराष्ट्र का टॉप का बीएमएस कॉलेज, आर.ए. पोद्दार कॉलेज वर्ली मुंबई मिले। तो वो पहले सीट मैट्रिक्स देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज में उसकी कैटेगरी में, अगर वो ओपन में है तो ओपन में सीट खाली है क्या, ओबीसी में सीट खाली है क्या, अगर वो एससी कैटेगरी का है तो उसकी एसटी कैटेगरी का कोई सीट खाली है क्या। तो सीट मैट्रिक्स देखकर आपको प्रेफरेंस डालना है। तो सेकंड राउंड में वो बच्चे जो ऑलरेडी पहले राउंड में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, फीस पेड कर चुके हैं, लेकिन कोई सीट नहीं मिली, वो बच्चे जिनको सीट मिली वो दोबारा राउंड में शरीक होना चाहते हैं, उनको एक ही काम करना है, वो काम है प्रेफरेंस भरने का काम। रजिस्ट्रेशन और फीस दोबारा पेड करने की उनको जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फीस भी नहीं भरी, उनको सेकंड राउंड में दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन का मौका है और फीस भरना पड़ेगा उनको, नए पार्टिसिपेंट्स को सेकंड राउंड में। तो आप देखिए कि एक अच्छा समझे कि एडमिशन प्रोसेस है सेंट्रल लेवल का, कि आपको अगर मिस हो गए आप पहले राउंड में, तो आपको दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन के साथ फिर पार्टिसिपेट होने का मौका आपको मिलता है। यहाँ भी वो सेम प्रोसेस है कि 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस भरनी है, चॉइस फिल करनी है। उसका रिजल्ट 25 फरवरी को होगा। जिनका नंबर लग गया उनको 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च के दरमियान कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग रिपोर्ट करनी है, फीस भरना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि सेकंड राउंड में भी आपको एग्जिट फ्री, मतलब ज्वाइन हुए बगैर भी आपको मौका है थर्ड राउंड में आने का। अगर आप ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन होने के बाद आपको वहां कंसेंट देना है, अप्रूवल लेना है, और वह भी सेकंड राउंड के 3 दिन पहले तक, सेकंड राउंड स्टार्ट होने के या अगला राउंड शुरू होने के 3 दिन पहले आपको वहां से कंसेंट लेकर थर्ड राउंड में आप शरीक हो सकते हैं। यह हुआ तीसरा राउंड। उसके बाद 2 राउंड हो गए। तीसरा राउंड को कहते हैं मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में की जो डेट है वो 11 मार्च से स्टार्ट हो रही है, वो 14 मार्च तक है। रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और चॉइस फिलिंग। जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, पेमेंट कर चुके हैं, उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है मॉपअप राउंड की, जिसको हम तीसरा राउंड भी कहते हैं, 11 मार्च से लेकर 14 मार्च के दरमियान। अब इस राउंड में जिन बच्चों को अलॉट होगी सीट 16 मार्च को, तो यह कंपलसरी है। मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड में जो सीट बच्चों को अलॉट होगी, वो अलॉटेड सीट पर आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं या लेके कैंसिल करते हैं, तो आप तमाम बीएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस के राउंड से खारिज हो जाएंगे, सेंटर में भी और स्टेट में भी। AACCC ये करेगा कि ऐसे डिफॉल्टर बच्चों की लिस्ट स्टेट को भी शेयर करेगा और सेंटर के इंस्टीट्यूट को भी शेयर करेगा। वो बच्चा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का एलिजिबल नहीं होगा। थर्ड राउंड में जो सीट आपको मिलती है, वो सीट आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। आइए चौथे और लास्ट राउंड की बात करके हम अपने डिस्कशन यहां मुकम्मल करेंगे और फिर आपको मौका देंगे क्वेश्चन आंसर का। लास्ट राउंड को कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। चौथा राउंड, फोर्थ राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इस राउंड के लिए देयर इज नो रजिस्ट्रेशन एट ऑल, देयर इज नो फीस पेमेंट एट ऑल और देयर इज नो चॉइस फिलिंग एट ऑल। यहां नए से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नए से पेमेंट आपको नहीं पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ना चॉइस फिल करना है आपको। तो यहां सिर्फ क्या होगा, फिर आपने थर्ड राउंड में या मॉपअप राउंड में
जो चॉइसेस फिल किए हैं और आपको कुछ मिला नहीं था। अब ये राउंड में कौन बच्चे रहेंगे जिनको फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में कहीं कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, या थर्ड राउंड में जिसको अलॉट हो चुकी है वो इस राउंड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो वो बच्चों को डायरेक्टली उन्होंने जो थर्ड राउंड में प्रेफरेंसेस या चॉइसेस फिलअप किए हैं, उसी चॉइसेस की बेसिस पर यहां रिजल्ट अलॉट किया जाएगा या सीट अलॉट की जाएगी। तो फोर्थ राउंड का रिजल्ट जो रहेगा वो रिजल्ट रहेगा आपका 16 मार्च को, सॉरी 25 मार्च को होगा। 25 मार्च को पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा स्टे वैकेंसी राउंड का, और बच्चों को रिपोर्ट करना होगा 26 मार्च से लेकर 31 मार्च के दरमियान। तो इस तरह से ये 4 राउंड AA CCC के जानिब से जो कंडक्ट किए जाएंगे उसकी कुछ जीस्ट और डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। आपसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत तवज्जो के साथ कॉशियसली ये सारे बातों को सुनिए, और एक रिक्वेस्ट दोबारा मैं उसको रिपीट करूंगा कि कल पहली फुर्सत में आप AA.CCC.gov.in इस वेबसाइट से इसका 49 पेजेस का इंफॉर्मेशन ब्रोशर प्रिंट लीजिएगा, उसके स्टडी कीजिएगा, प्रेफरेंस की लिस्ट तैयार कीजिएगा और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए बैठिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी इच्छा और तमन्ना के मुताबिक आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिले। इस ख्वाहिश के साथ मैं अपनी डिस्कशन यहाँ रोकता हूँ और आपको ये इजाजत देता हूँ कि इस राउंड से रिलेटेड अगर कोई क्यूरीज, आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए, उसके बाद हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल चैट बॉक्स में ऑलरेडी आया हुआ है, वो है कि 430 स्कोर है, उस पे गवर्नमेंट BAMS मिल सकता है क्या? यस, चांसेस हैं। आप गवर्नमेंट BAMS के मैक्सिमम चॉइसेस आप अवेल करने की कोशिश करें। देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसमें तकरीबन 88 गवर्नमेंट के कॉलेजेस शामिल है, लेकिन उसमें प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज को माइनस कीजिए आप, वो तकरीबन 8 होते हैं। तो इस तरह से आप तकरीबन 80 के लगभग जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड BAMS कॉलेजेस है पूरे भारत में, उसके आप मैक्सिमम ऑप्शन डाल के देखिए। उम्मीद है कि आपका 430 पर एडमिशन हो जाएगा। आदाब साहब का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के सिलेक्शन के बाद हमारी फीस हाफ होगी अगर इनकम सर्टिफिकेट दिया जाए तो? अलग अलग स्टेट लेवल की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के ही किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है आपका, तो यहाँ की पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, 8 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर 50% फीस भरने पड़ेगी। अदर स्टेट की क्या पॉलिसी रहेगी वो आपको चेक करके प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। इसके अलावा एक सवाल और है, ऑल इंडिया कोटा एडमिशन से एडमिशन हो जाना बेहतर है या स्टेट कोटा से एडमिशन हो जाना बेहतर है? ये यूनिक सवाल है। बेहतर ये है कि आपका एडमिशन हो और आपकी पसंद के कॉलेज में हो, तो चाहे फिर वो ऑल इंडिया लेवल से हो या स्टेट लेवल से हो।